हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। एंड वेरी गुड इवनिंग सभी को। और होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। और आज हम MGP J04 जिसका नाम है गांधी का राजनीतिक चिंतन, जो आपके सब्जेक्ट है MA की जो स्टूडेंट हैं जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, सेकेंड ईयर वाले हो, उनके पास ये सब्जेक्ट होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जैसे 18 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिखा है और इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी की राज्य और स्वराज की धारणा पे चर्चा कीजिए। यहाँ पे राज्य और स्वराज की बात की गई, तो राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है। पहले महात्मा गांधी के बारे में हम जाने तो महात्मा गांधी क्या थे, एक दार्शनिक अराजकतावादी थे और उनका जो फोकस था ना वो सत्ता से ज़्यादा जो उनका फोकस था वो नैतिक स्वतंत्रता पे था। और यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट की बात की गई, तो जो कॉन्सेप्ट स्टेट की हम बात करते तो जो गांधी जी थे वो ये मानते थे कि जो स्टेट है उनके अंदर आत्मा नहीं होती है, मतलब आत्मा रहित मशीन। उन्होंने कहा कि राज्य को एक ऐसा मशीन उन्होंने माना कि जिसमें कोई भी आत्मा नहीं होती है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि राज्य को ना मतलब अनिवार्य रूप से हिंसा और बल प्रयोग का वो प्रतिनिधित्व मानते थे। उनके अकॉर्डिंग ये था कि राज्य के पास ये हिंसा और जो बल है ये दोनों ही होते हैं, वो इसी चीज़ों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग ये भी था कि जो राज्य है वो व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति के उसमें हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि राज्य सत्ता को केंद्रित करता है और जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसको क्या कर देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। तो जितना कम से कम जो व्यक्ति है उसके अंदर राज्य की जो हस्तक्षेप है वो कम हो, वो मतलब वो जो सरकार है वो सरकार वही सबसे अच्छी होती है जो कम जो है सबसे कम शासन करती है। उनके अकॉर्डिंग ये था, गांधी जी के अकॉर्डिंग, इसलिए वो जो न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप है वो उसको समर्थक करते थे कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए स्वराज की भावना, तो गांधी जी ने बोला कि जो स्वयं पर शासन है इस चीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि स्वराज का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा ब्रिटिश शासन है उससे हमें आज़ादी मिल गई है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि स्वयं पर शासन मतलब जो हमारा सेंस है, जो हमारी इंद्रिया है, उस पर हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, ऐसा इन्होंने ये धारणा दी। फिर उसके बाद ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है उसमें क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि जो असली भारत है वो गाँव में बसता है, तो चाहे वो दिल्ली हो या लंदन हो, इस पे सत्ता केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि गाँव जो है, गाँव एक गणराज्य होना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा माना गया कि हर गाँव में ना एक एक जो गणराज्य है, सत्ता है, वो स्थापित होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग कहा गया। फिर यहीं पे सैनिक जो सर्कल्स थ्योरी, इसमें क्या कहा कि समाज के जो समाज है वो एक पिरामिड की तरह ऊपर से नीचे नहीं बल्कि महासागर की जो लहरें हैं उसकी तरह होगा, जहाँ पे केंद्र में क्या होगा, व्यक्ति होगा और गांव अपनी जरूरतों के लिए क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सत्य की गांधीवादी तकनीकों की व्याख्या कीजिए। सत्याग्रह को साकार करने में इनकी क्या भूमिका थी। तो यहाँ पे हम देखिए तो देखो सत्याग्रह का क्या मतलब है। यहाँ पे सत्य जो है, सत्याग्रह जो है ये 2 वर्ड को मिला के बना है, सत्य प्लस आग्रह, मतलब सत्य का आवाहन। हम ऐसे कह सकते हैं कि सत्य का आग्रह करना, सत्य का आवाहन करना, ठीक है। तो जो ये है अवधारणा ये गांधी जी के द्वारा ही विकसित की गई थी और इसका मतलब ये था कि सत्य पर टिके रहना है। मतलब यह कमजोर का जो सत्य जो है ना वो कमजोरों का हथियार नहीं होता, बल्कि ये नैतिक रूप से सबसे जो मजबूत व्यक्ति है ना ये उसका अस्त्र होता है, क्योंकि जो व्यक्ति कमजोर होगा ना वो सत्य के बल पे वो टिक ही नहीं सकता, वो रह ही नहीं सकता उस चीज़ पे। तो जो सबसे मजबूत व्यक्ति हुए उसका अस्त्र क्या होता है, सत्य होता है। मतलब जिसका जो उद्देश्य होगा ये नहीं होता कि विरोधी को हमें हराना है, फिर सामने वाले को हमें हरा देना है, हम इस नहीं, इनका कहने का मतलब था कि चेंज ऑफ हार्ट, मतलब हमें अपने हृदय परिवर्तन करवाना है, अपने मतलब हम इस तरीके से अड़े रहे सत्य पे कि सामने वाले का क्या हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, वो हम जो है हिंसा ना करके अहिंसा के बल पे क्या करें, सामने वाले का जो हृदय है उसका परिवर्तन करे, वो सही से अपने सही राह पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का पर्पस नहीं होता कि सामने वाले को हराना है, उनको हार्म पहुँचाना, ऐसा कुछ भी पर्पस नहीं होता। सत्याग्रह की कुछ तकनीकें हैं जैसे कि नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसोबेंस है, फास्टिंग, स्ट्राइक एंड जो हिजरत है। अब ये है क्या, देखो असहयोग, नॉन कॉपरेशन, असहयोग का मतलब क्या होता है, हमें सहयोग नहीं देना। किसका सहयोग नहीं देना है, अन्याय का हमें सहयोग नहीं देना है, ठीक है। जो भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, चाहे कोई भी अन्यायपूर्ण गवर्नमेंट ही क्यों ना है, तो हमें किसी भी प्रकार का उनको हम सहयोग नहीं देंगे, है ना। तो ये जो हुआ था ये ब्रिटिश टाइम पे भी होता, जब हमारा जो कंट्री था वो गुलाम था, तो उस टाइम पे भी असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट करवाया था। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, अपनी जॉब छोड़ दी थी और जो ब्रिटिश के जो सामान थे उसको यूज करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। हालांकि ये चला नहीं था और फिर बाद में क्या हुआ
1922 में क्या हो जाता है, चोरी चोरा की घटना हो जाती है, फिर गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो असहयोग का मतलब यहाँ पे सहयोग ना देना, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि जब हम सहयोग नहीं तो जो गवर्नमेंट है वो क्या टिक ही नहीं पाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी क्या था कि अनैतिक और अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना, तोड़ना, ठीक है। जैसे कि दांडी मार्च का हम देख सकते हैं कि कैसे नमक का जो कानून था हमने उसमें हिंसा नहीं किया, पर हमने विरोध किया, शांतिपूर्ण तरीके से किया, और फिर अंग्रेजों को भी हमारी बातें माननी पड़ गई थी, है ना। तो उपवास हो जाएगा, उपवास फास्टिंग, ये सत्याग्रह का सबसे कठोर और अंतिम अस्त्र होता है। जब देखते हैं कि किसी भी चीज़ों से बातें नहीं मानी जा रही है तो फिर वो क्या करते हैं, ये उपवास का सहारा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि उपवास का मतलब है कि भूखे रहना पूरे मतलब यहाँ पे ना इसका मतलब है आत्म शुद्धिकरण के लिए ये किया जाता है। स्वयं की जो आत्मा होती है उनके शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। किसी पे ऐसा नहीं है कि हम भूखे रह के आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आपकी वजह से हम भूखे हैं, भाई आपने हमारी बातें, ऐसा नहीं था। मतलब किसी पे हम विरोध नहीं कर, मतलब ये जो है ना विरोधी पे किसी भी तरह का पैसा नहीं है, उसके डालने के लिए, पैसा डालने के लिए नहीं होता, बल्कि भी स्वयं की आत्मशुद्धि करने के लिए। अब जब हम उपवास रखेंगे सामने वाले को खुद ही लगेगा नहीं बात मान लेनी चाहिए, ठीक है, कहीं कुछ हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो अंत में क्या होता है कि जो विरोधी है उसे मानना ही होता है, ठीक है। हड़ताल ये जो है ये भी शांतिपूर्ण तरीके से किए जाते हैं, जो स्ट्राइक किए जाते हैं, ठीक है। और ये भी तभी होता है जब एंड में उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट बात ही नहीं सुन रही है, जो सामने वाला पक्ष हमारी सुन नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और सम्मान की रक्षा के लिए वो अपने स्वेच्छा से अपना स्थान भी वहाँ से छोड़ देते हैं। तो ये जो है, ठीक है। सत्याग्रह में इसमें जो सत्याग्रह है उसमें व्यक्ति की क्या भूमिका होती है, तो ये ना जो सत्याग्रह है उसमें जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो मॉरल पे डिपेंड रहता है कि जो सत्याग्रह है वो हमेशा सत्य, अहिंसा, असत्य, अप्रिय का मतलब होता है जो हमारे पास जितना है उसमें ही खुश रहना चाहिए, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, मतलब जो है बस ठीक है हमारे, मतलब हमें उस चीज़ की, जैसे आपके पास कोई सामान है लेकिन आपकी नीड वहाँ से फुलफिल हो रही है तो ठीक है, उसमें आपको खुश रहना है, ठीक है। असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, तो इसका हमें पालन भी करना है। फिर निर्भयता, मतलब सत्याग्रही जो है मौत या जेल से नहीं डरते, उनको ठीक है ले जा रही हो ले चलो, हम नहीं डरेंगे। उसे शारीरिक पीड़ा सहने के लिए जो होते हैं, जो सत्याग्रही हो तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, वो बिल्कुल निर्भय होकर रहते हैं, ठीक है। एंड गांधी के लिए सत्याग्रह और स्वराज में जो अटूट संबंध है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो गांधी जी है वो राजनीतिक चिंतन में साधन और साध्य की पवित्रता का सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण मानते हैं। अब यहाँ पे साधन और साध्य की अगर हम बात करें तो साधन वो है, जैसे एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हो कि एक बीज है, ठीक है, और बीज में से कोई पौधा निकल रहा है, तो जो पौधा निकल रहा है, ठीक है, तो जो बीज है उसमें हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, जो साध्य है ना, इसका मतलब होता है हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो जो लक्ष्य है वो बिल्कुल हमारा अगर पवित्र होगा तो जो हमारा उससे आउटकम्स निकलेंगे वो भी क्या होंगे, बिल्कुल पवित्र और अच्छा ही निकलेगा। जैसे बीज हमारा क्या है, बढ़िया है, अच्छा है, पवित्र है, तो हमारा जो उसका रिजल्ट होगा, जब वो पेड़ बनेगा तो उसका जैसा बीज बोओगे ना वैसा ही फल मिलेगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अगर आपने बीज अच्छा बोया है तो बड़े होके जो ट्री है वो भी अच्छा ग्रो करेगा, फिर आपको जो फ्रूट है उसमें से वो भी अच्छे ही मिलेंगे। तो ये सिद्धांत को वो मानते हैं गांधी जी। सत्याग्रह जो है वो साधन है, ठीक है, और स्वराज जो है क्या है, साध्य है, लक्ष्य है, जिसे प्राप्त किया जाना है। सत्याग्रह और स्वराज के बीच में हम अंतर संबंध की बात करें तो जो सच्चा स्वराज है वो केवल सत्याग्रह से ही संभव है। गांधी जी का मानना था कि जो क्रांति है, जो हिंसक क्रांति है, उससे प्राप्त की गई जो आज़ादी है वो कभी भी स्थायी या सच्ची नहीं हो सकती है। भाई मारपीट वायलेंस से हो रहा है, तभी तो देखा इतना टाइम लग गया और हमारे देश को आज़ाद होने में, पर वो क्या सत्य पे टिके रहे, वो अहिंसा को बढ़ावा देते थे, हिंसा में विश्वास नहीं रखते, तो एंड तक वो क्या हिंसा को ही लेके फॉलो करते चलते आए, है ना। तो हिंसा से केवल सत्ता का केवल जो शोषक वर्ग है दूसरे शोषक वर्ग के हाथ में आ जाती है। तो एक को भगाओगे, ठीक है, तो कोई दूसरा आ जाएगा, उसको हटाओगे तो कोई तीसरा आ जाएगा। इस तरीके से कंडीशन यहाँ पे चलती रहेगी, साइकिल चलता रहेगा। स्वयं की शुद्धि, ठीक है, तो यहाँ पे सत्याग्रह की प्रक्रिया में अपने भीतर की बुराइयों को, जैसे कि लालच को, डर को खत्म करना, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, फास्टिंग वगैरह भी किया जाता है। तो जब व्यक्ति जो है आंतरिक रूप से, मतलब आध्यात्मिक स्वराज नहीं होगा जब तक उसके अंदर, तब तक उसकी जो बाहरी स्वराज है, ठीक है, बाहरी राजनीतिक स्वराज है, उसका कोई भी अर्थ नहीं, वो अर्थहीन होगा।
अहिंसक समाज की स्थापना करना, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी वायलेंस ना हो, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। एक ऐसा समाज व्यवस्था बनाना जिसमें केवल अहिंसा हो, ठीक है, सत्याग्रह की नींव पे वो समाज टिका हुआ हो। तो अंततः हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह जो है वो एक ऐसा रास्ता है जो हमें स्वराज तक लेके जाता है। तो सत्याग्रह जो है ये सत्य के उस पर टिका हुआ है, ठीक है। और ये वही व्यक्ति फॉलो करते हैं जिनके अंदर बहुत हिम्मत, बहुत विश्वास और जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति तो हिम्मत ही हार जाएगा। गांधी की रचनात्मक कार्यक्रम के दर्शन और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता बताते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम की बात यहाँ की जाए तो जो गांधी जी है, ठीक है, गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम मतलब फिलॉसफी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो पूर्ण स्वराज है, ठीक है, यानी स्वतंत्रता, उसको प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों को बाहर निकालना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ की जो कुछ कमजोरियाँ थी, जो आंतरिक थी, उसको भी दूर करना आवश्यक था। सिर्फ अंग्रेज चले गए तो वो ही सफिशिएंट नहीं है, अभी अंदर में तो कुछ कुरीतियाँ है, कुछ बुराइयाँ है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कुछ पॉइंट पे बात किया, जैसे कि अनटचेबिलिटी था, ठीक है, नई तालीम भी उन्होंने दिया था, गांधी जी ने दिया था, ठीक है, जो मतलब बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए सभी को, जो कि नहीं था पहले। एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई थी। तो ये चीज़ें जब अब लेवल पे जो हम कंट्री लेवल पे देख ले या फिर हम विलेज लेवल पे देखें, स्टेट लेवल पे देखें, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें हैं कि छुआछूत की भावना हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम अंग्रेजों को बाहर निकालने का क्या फ़ायदा, तो सत्ता तो हमें वैसे भी नहीं मिल रही है। तो उनको निकालने के साथ साथ जो हमारी आंतरिक कमजोरियाँ है उनको भी क्या करना है, दूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि देखो ग्राम उद्योग का विकास, आज पे मतलब छुआ अनटचेबिलिटी की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम एकता, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी शिक्षा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है। अब यहाँ पे जो इसकी रेलिवेंस है, कंटेम्प्रेरी इसका रेलिवेंस क्या है, तो यहाँ पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, जैसे कि आज जो दुनिया है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से क्या है जूझ रही है, तो गांधीवादी का जो खादी और जो लोकल प्रोडक्शन का जो मॉडल है ये इको फ्रेंडली है और इसी चीज़ पे ये बेस है। गरीबी और बेरोजगारी, अब इतना ज़्यादा यहाँ पे मशीनों का यूज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके प्रयोग से क्या, बेरोजगारी का जो समाधान है आज भी, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने में ही छिपा है, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, वोकल फॉर लोकल हो गया। सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी, आज की हम बात करें तो जो पोलराइज समाज है उसमें जो हिंदू मुस्लिम जो एकता है, जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए कई सारे कार्यक्रम भी जो आवश्यकता है जो पहले से भी कहीं ज़्यादा अधिक है, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि गांधी जी की जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी आलोचना का पहले, देखो पहले गांधी जी बहुत मानते थे पश्चिमी की चीज़ों को, ठीक है, वो ना ब्रिटिश के जो कुछ थे उनको भी बहुत मानते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो इस चीज़ के अगेंस्ट हो गए जब उनको पता चला नहीं ये तो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। और जलियांवाला बाग जो हुआ था, हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो उसके बाद वो समझ गए कि नहीं ये सब बहुत बुरे हैं, तो फिर वो उसकी बुराई भी करने लगे, ठीक है। तो जो गांधी जी है उनकी एक बुक है हिंद स्वराज की बुक है, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की है, जो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने उसमें आलोचना की है। और उन्होंने यहाँ तक इसको ना शैतानी सभ्यता भी कहा। क्यों कहा, क्योंकि ये ना मॉरलिटी की बजाय किस पे काम करता है, मटेरियलिज्म पे वर्क करता है, उस पर ये केंद्रित है। आलोचना में इन्होंने क्या कहा कि जो ये है भौतिक बनाम नैतिकता, उन्होंने ये कहा कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो ये मानती है कि शारीरिक सुख और धन ही मानव का लक्ष्य है। उनका मानना है कि जो शारीरिक सुख है और जो पैसा है वही ह्यूमन का लास्ट एम है। गांधी जी के अनुसार ये कहा गया कि ये ना हमें ईश्वर से दूर ले जाती है और व्यक्ति को स्वार्थी, सेल्फिश बनाती है। उनके अकॉर्डिंग कहा गया कि हम पैसे और लालच धन में इतना चले जाते हैं कि हम अपने ईश्वर को भूल जाते हैं, हम स्वार्थी होते चले जाते हैं। दूसरा इन्होंने एक और कहा कि जो मशीनों का अंधाधुंध उपयोग है, इस पर भी इन्होंने कहा कि ये ना बड़े बड़े मशीन बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मशीन के अगेंस्ट हूँ, ठीक है, सिलाई के तो वो भी थे, समर्थन में थे, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे बनाओ, बड़े बड़े मशीन बना लो जिससे जो श्रमिक है उनकी जो काम करने का है वही छिन जाए उनसे, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब बड़े बड़े मशीन आ गए तो जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उनका क्या हुआ, वो तो ख़त्म हो गए। अब वो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे। तो गांधी जी का मानना था कि ये जो है मशीनों का जो है, मशीनों के प्रति ये क्या है, पागलपन है। वो खिलाफ थे, पर ऐसा नहीं कि पूरी तरह खिलाफ थे, ओके।
पर वो खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि जो कश्मीर सभ्यता है वो मजदूरों का इतना उपयोग किया कि जो श्रम बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने धन इकट्ठे करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए किया था, और जिससे क्या हो गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। ये हिंसा पे आधारित था। अब कैसे था? जैसे कि अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए किसी भी देश पे हमला कर देते थे। अब वहाँ पे अटैक कर दिया, उसको अपने अंडर में ले लिया, शोषण करते थे, वर्ल्ड वॉर जैसे आप देख सकते हो, है ना। ओके। एंड जो गांधी जी थे, उनके जो विचार थे वो अभी कैसे प्रासंगिक है, ठीक है। औद्योगिकरण के फील्ड में अगर हम देखें तो जो पर्यावरण संकट है, आज ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु जो परिवर्तन है, उसी पश्चिमी औद्योगिकरण का परिणाम है, जिसके गांधी जी जो थे उन्होंने विरोध किया था। और ये मॉडल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड है। बेरोजगारी का समाधान, भारत जैसे विशाल देशों की हम बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या वाला बहुत ज़्यादा जनसंख्या, तो बड़े मशीन के बजाय यहाँ पे जनता द्वारा उत्पादन और जो लघु कुटीर उद्योग है उसको भी आज भी बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, चलते फिरते जब भी मतलब घूमने जाते हो तो आप देखते होगे कि छोटे छोटे मतलब हाथों से कोट वगैरह बना के बेचते रहते हैं, वूल से कुछ बना के बेचते रहते हैं, फ्रेम का बहुत सारी चीज़ें होती है जो बनाते हो, बहुत सुंदर लगता है, बिकता भी है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कुछ भी बनाते हैं तो वो बिकता ही है और नीड होती ही है। समाजवाद और साम्यवाद पर गांधी जी के विचार, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो गांधी जी का लक्ष्य था कि समाज में गरीबी और असमानता को मिटाना था, जो कि जो समाजवाद था, ठीक है, जो समाजवाद था और साम्यवाद, उसका भी लक्ष्य यही था। लेकिन गांधी जी फिर भी इनके विरोध में थे। फिर भी उन्होंने जो इनके जो लक्ष्य थे उसको प्राप्त करने का जो साधन थे, उसके आधार पर मार्क्सवाद को उन्होंने पूरी तरीके से अस्वीकार, रिजेक्ट कर दिया था। अब इसमें क्या था कि जो मार्क्सवादी थे, ठीक है, और जो साम्यवाद, मतलब इन दोनों की अस्वीकृति का जो आधार था, क्या था, मतलब रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि देखो, मार्क्सवाद जो था वो ये मानता था कि पूंजीपतियों का हिंसा क्रांति द्वारा ही हटाना जरूरी है। जो पूंजीपति है उसको हमें क्रांति लेकर आएंगे तभी वो हटेगा। बट गांधी जी ये मानते थे कि हिंसा से कभी भी स्थायी शांति नहीं आती है। अभी तुम उसको हटाओगे, कल तुम्हें हटा देगा कोई, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। तो वो वर्ग संघर्ष की बजाय क्या, वर्ग सहयोग में विश्वास रखते थे, क्लास कोलैबोरेशन में विश्वास रखते थे। अब जो मार्क्सवादी थे वो क्या कहते थे कि साम्यवाद जो थे, मार्क्सवादी साम्यवाद थे, वो लक्ष्य पाने के लिए क्या कहते थे कि हिंसक साधनों का सही वो मानते थे। जबकि गांधी जी क्या कहते थे, साधन हम यूज तो करेंगे लेकिन अहिंसा, ठीक है, साधन जो है साध्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और वो जो साधन है, कौन सा साधन हम फॉलो करेंगे, अहिंसा को करेंगे। धर्म और ईश्वर, मार्क्स धर्म को अफीम मानते थे। जो मार्क्स है, ठीक है, ये धर्म को क्या मानते थे, अफीम मानते थे। बल्कि गांधी जी जो थे वो क्या मानते थे, वो गांधी जी को पूरी राजनीति धर्म और ईश्वर पे ही आधारित लगती थी, ठीक है। तो गांधी जी ईश्वर में भी बिलीव करते थे, है ना। तो जो गांधीवादी समाजवाद है, इसकी बात करें तो ये सर्वोदय, उन्होंने सबसे ऊपर इसको रखा था, है ना, सबका उदय होना चाहिए। इस साथ इन्होंने थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप भी दी कि इन्होंने कहा कि पूंजीपति है, उनको हमें, हमारा मकसद ये नहीं कि उनसे नष्ट कर दे, ठीक है। इनका पर्पस क्या था कि उनका जो हार्ट है, ठीक है, जो उनका हृदय है, उसका परिवर्तन वो करना चाहते थे, ताकि वो लोग को खुद को, ठीक है, लोगों के बीच में जो अमीर लोग हैं वो खुद को अपनी जो संपत्ति है वो मालिक ना कह के वो समाज का धरोहर मान, मतलब जन कल्याण के लिए काम करे। तो इनका पर्पस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उनके जो इंडस्ट्री है उनको मतलब ख़त्म किया जाए, उनको नष्ट किया जाए। उनका पर्पस ये था कि वो कल्याण के लिए काम करे, वो खुद को मालिक ना माने, बल्कि समाज का वो क्या धरोहर माने, और फिर वो जन कल्याण के लिए कार्य करे। फांसीवाद व गांधी के विचार का आलोचनात्मक। फांसीवाद, अब जैसे फांसीवाद जो फासिज्म थे, जो इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर, नाजीवाद, ये उभरा था। तो तानाशाही की विचारधारा वहाँ पे उभर के सामने आ गई। गांधी जी जो थे वो अहिंसा और व्यक्ति की स्वतंत्रता के सबसे बड़े पैरोकार थे। स्वाभाविक रूप से फांसीवाद के वो विरोधी ही थे, क्योंकि जहाँ भी आपको दिख जाए कि अहिंसा है वो गांधी जी का सपोर्ट है, और जो हिंसा है वो अदर कोई है तो गांधी जी उसके अगेंस्ट ही होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो गलत है, वो न्यायपूर्ण है, तो गांधी जी कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। तो गांधी जी का जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है वो क्या है, किस पे, फांसीवाद। ये कहते थे ये ना ब्रूट फोर्स है, फांसीवाद जो है पूरी तरह से शारीरिक और सैन्य बल पर निर्भर है। गांधी जी का मानना था कि शारीरिक और सैन्य बल पर डिपेंड होता है। गांधी जी ने इसे मानव सभ्यता का सबसे विकृत रूप माना था, क्योंकि यह आत्मबल और नैतिक शक्ति को पूरी तरह से नकारता है। जो व्यक्तित्व है उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। फांसीवादी राज्य को ही सब कुछ मानते थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से यहाँ पे कुचल देते थे। आप हिटलर का ही देख लो, भाई कितना तानाशाही शासक था वो, है ना। तो जो फांसीवादी जो थे, ठीक है, वो ये मानते थे कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कुछ भी नहीं है, वो अपना वही है, जो है सो वही है। तो गांधी जी के लिए व्यक्ति क्या है, साध्य है, और राज्य केवल क्या है, साधन है। आक्रामक राष्ट्रवाद,
फांसीवाद का राष्ट्रवाद दूसरे देशों को जीतने और नष्ट करने पर आधारित था। गांधी जी का राष्ट्रवाद क्या था? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और बंधुत्व पे आधारित था। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी का मानना था कि फांसीवाद का मुकाबला हमें युद्ध से नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है, बल्कि सत्याग्रह यानी कि मरने के लिए तैयार रहना या लेकिन मारना नहीं है के माध्यम से किया जाना चाहिए। मतलब टोटली सत्याग्रह और अहिंसा पे आधारित था। ठीक है, तो जिससे क्या होगा? तानाशाह का हृदय पर मेन पर्पस यही था कि किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना है, किसी को हमें ये नहीं करना कि भाई उन्हें हराना है, उनको नष्ट करना है, ऐसा नहीं, बल्कि उसका क्या करना है? हृदय का परिवर्तन करना, उसे बुरे से अच्छा बनाना। ठीक है, उदारवाद और संवैधानिकता की अवधारणाओं उनके अंतर्संबंध। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, लिबरलिज्म और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये इसके बारे में यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है कि एक दूसरे के पूरक है या क्या है। ठीक है, तो उदारवाद क्या है? उदारवाद ना एक ऐसी विचारधारा है, ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो इंडिविजुअल को समाज का केंद्र मानती है, अपने मतलब व्यक्ति को मानती है। ठीक है, इसके जो स्तंभ है वो क्या है? लिबर्टी है, ठीक है, इक्वालिटी है, टॉलरेंस है, लिमिटेड गवर्नमेंट है। उदारवाद मानता क्या है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उदारवाद क्या मानता है कि जो राज्य है व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। संवैधानिकता की अवधारणा, अब ये क्या है? संवैधानिकता का अर्थ क्या है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। मतलब ये जो विचारधारा है ये इस पे आधारित है कि सरकार की जो शक्तियाँ है वो असीमित नहीं होनी चाहिए। सरकार को एक लिखित या अलिखित संविधान के नियमों के दायरे में रह के काम करना चाहिए ताकि वह तानाशाही में ना बदल जाए। ओके, एंड दोनों में हम यहाँ पे देखें कि इंटरलिंक्स हम देखते हैं। तो जो उदारवादता का जो सिद्धांत है, ठीक है, जो उदारवाद सिद्धांत है, जो थ्योरी है, ये संवैधानिकता को लागू करने का साधन है। उदारवाद जिन स्वतंत्रता जैसे बोलने की आज़ादी, जीवन का अधिकार की वकालत करता है, संवैधानिकता एक लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से अधिकारों की गारंटी की रक्षा करती है। ठीक है, वहीं पे हम गांधी जी का देख ले तो गांधी जी क्या मानते हैं कि सच्चे उदारवादी मूल्य केवल कागजी संविधान से नहीं बल्कि व्यक्ति की आंतरिक अनुशासन और स्वराज से आते हैं। देखो, जो उदारवाद है वो अपने अधिकारों की बात करता है कि बोलने की आज़ादी, उनके जीवन का अधिकार हो जाए। वही जो संवैधानिकता है वो क्या कहता है कि लिखित संविधान और न्यायपालिका होगी तो अधिकारों की रक्षा वैसे ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, नस्लीय और जातीय समानता की अवधारणा पे गांधी जी का दृष्टिकोण यहाँ पे आपको बताना है कि जो गांधीवादी राजनीतिक चिंतन है स्वतंत्रता और समानता के बीच में इसके जो संबंध है उसके बारे में आपको बताना। गांधी जी क्या मानते हैं? गांधी जी मानते थे कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बनाया और समान बनाया, तो किसी प्रकार का जो उन्होंने भेदभाव नहीं किया, तो हम मानव क्यों उनके प्रति मतलब ऐसे कर रहे, तो वो इस चीज़ को खिलाफ थे। ठीक है, तो जो जन्म आधारित भेदभाव था, जो धर्म था, जो मानवता है, उसके खिलाफ ये मानते थे। अब ये इन्होंने मतलब जो अनटचेबिलिटी उसका इन्होंने बहुत विरोध किया। गांधी जी छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक मानते थे। उन्होंने जो अछूत है हरिजन को उन्होंने क्या कहा था? ईश्वर के बच्चे कहा था, उन्होंने ये नाम भी दिया है। ठीक है, तो उनके मंदिर प्रवेश के लिए भी उन्होंने सत्याग्रह किया कि नहीं, इनको भी मंदिर में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने मंदिर में जाने की मतलब परमिशन नहीं थी, तो उसके लिए भी उन्होंने किया था। इन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाम जाति व्यवस्था। गांधी जी जो थे वो प्राचीन जो वर्ण व्यवस्था, जो कर्म और श्रम विभाजन पर आधारित था, जो वर्ण व्यवस्था था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र, ठीक है, तो उसके समर्थक रहे। लेकिन आधुनिक जाति व्यवस्था, ऊंच नीच और जन्म पे आधारित, इनके वो विरोध में थे। हाँ, वर्ण व्यवस्था को ये मानते थे कि कर्म और श्रम विभाजन है, ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत, इसके वो क्या थे? विरोधी थे। नस्लवाद का विरोध। दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने रंग भेद और नस्ली भेदभाव के खिलाफ भी अपना सबसे पहला जो सफल सत्याग्रह किया था उन्होंने किया था। नेल्सन मंडेला के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था, तो वहाँ पे गांधी जी ने सपोर्ट किया था। और फिर नेल्सन मंडेला जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी वहाँ के बनते हैं साउथ अफ्रीका में। स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध। पश्चिमी चिंता में अक्सर स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी माना जाता है, लेकिन गांधी जी इसको एक ही सिक्के के दो पहलू कहते हैं। अब सच्चा स्वराज की हम बात करें तो यहाँ पे जो गांधी जी उनका ये मानना है कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है तब तक अधूरी है जब तक समाज में हर व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं मिल जाती, तब तक ये अधूरी है। तो एक समाज जो है, ठीक है, असमान समाज में कमजोर वर्ग कभी भी स्वतंत्र महसूस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे हर चीज़ के लिए क्या किया जा रहा है? टोका जा रहा है, तो कहाँ से स्वतंत्र होगा? ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी के अनुसार शांतिपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता क्या है? शांतिवाद की जो विशेषता है वो क्या है? तो गांधी जी जो है
वो हमारे वर्ल्ड को क्या मानते हैं, अभी भी जिस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरा जो देश है, ठीक है, वो क्या है, विश्व जो है वो क्या है, एक परिवार है। एंड इसमें जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है, व्यवस्था की जो आवश्यकता है क्यों है, पहला तो वो बोलते हैं कि निरस्त्रीकरण होना चाहिए, ठीक है, मतलब हथियारों की होड़ और परमाणु हथियारों को नष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि हथियारों से कभी भी स्थायी शांति नहीं मिल सकती है। दूसरा जो साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, इसका क्या किया जाना चाहिए, अंत किया जाना चाहिए, क्योंकि जो शक्तिशाली राष्ट्र क्या करता है, कभी भी किसी भी कमजोर राष्ट्र को क्या करता है, कब्जा कर लेता है, वॉर कर देता है उस पर, फिर क्या करता है, उसका आर्थिक शोषण करता है। तो ये जो है इसका अंत किया जाना चाहिए ताकि ये ना करे। फिर अहिंसक राष्ट्र राज्यों का संघ, मतलब गांधी जी चाहते थे कि सभी जो राष्ट्र है, ठीक है, जो सभी है वो स्वतंत्र राष्ट्र सुरक्षा से एक विश्व संघ बनाए, और जो आपसी विवाद है उसको युद्धों से नहीं बल्कि बातचीत से, ठीक है, पंचायत के माध्यम से वैसे सुलझाए। गांधीवादी शांतिवाद की जो विशेषता है वो क्या है, पश्चिमी शांतिवाद अक्सर युद्ध से बचने के लिए निष्क्रिय नीति होती है, लेकिन गांधी जी का शांतिवाद क्या है, सक्रिय है, कायरता नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम लड़ नहीं रहे, हम हिंसा नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं कि हम कायर है। उन्होंने कहा भी कि अगर मुझे चूज़ किया जाना, मतलब चूज़ करने के लिए बोलेंगे ना कि कायरता में और हिंसा में से चूज़ करो, क्या मतलब चूज़ करोगे, तो मैं तो हिंसा को ही चुनूंगा। उनका एक स्टेटमेंट भी है, उन्होंने कहा कि शांतिवाद बहादुर की अहिंसा है, जो बहादुर लोग हैं उनकी अहिंसा है, जो अन्याय के सामने झुकने की वजह सीना तान कर खड़ा होता है, ठीक है। तो ये है, ऐसा नहीं है कि वो कायर के मतलब कायर को सपोर्ट करते कि नहीं हम तो डरते, नहीं, वो डरते नहीं है। ओके, नंबर 11, इसमें क्या है कि जो आपका स्ट्रक्चर वायलेंस उसको बताना है। तो ऐसा नहीं है कि जो हिंसा है वो सीधे तौर पर हथियारों से नहीं दिखती, बल्कि कभी कभी इस तरह से भी दिखती है कि जो कंट्री है उसके अंदर गरीबी हो, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, असमानता हो, तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। अब ये जो है ये प्रत्यक्ष हिंसा से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि धीरे धीरे जो गरीबी है, जो शक्तिहीन है लोग है, उसका क्या करते हैं, शोषण हो जाता है वहाँ पे, और जो मानवीय विकास है उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि भूखे प्यासे गरीबी से भी बहुत लोगों की मौत हो जाती है, वहाँ पे हिंसा की नीड ही नहीं पड़ती। तो क्या है, वो हिंसा से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गांधी जी पर बौद्धिक प्रभाव, अब गांधी जी की जो जड़ें हैं भारतीय ग्रंथ जैसे कि गीता, उपनिषद, जैन धर्म, इनमें भी थी, लेकिन इंटरेस्ट तो था ही, ठीक है, और लेकिन उन पर कुछ और भी विचारक थे, जैसे कि पश्चिमी विचारक, उनका भी प्रभाव था, जैसे जॉन रस्किन, उनकी जो बुक है इंटो दिस लास्ट, गांधी जी ने सर्वोदय और शारीरिक श्रम का सिद्धांत यहीं से सीखा था। लियो टॉल्स्टॉय, जिनकी बुक है किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, गांधी जी थे उनको अहिंसा और राज्य सत्ता का विरोध की जो प्रेरणा वो यहीं से मिली है। हेनरी डेविड थ्रो, इनके निबंध जो थे सिविल डिसोबीडियंस, अविन्या विरुद्ध जो आंदोलन था, ठीक है, उसकी जो विचार है वो यहाँ से इन्होंने लिया है। गांधी जी की ब्रिटिश संस्थाओं की प्रशंसा, जो ब्रिटिश संस्था की इन्होंने प्रशंसा की है, ठीक है, अपने शुरुआती दिनों में तो इन्होंने, गांधी जी ने, ठीक है, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका और भारत में जब वो वापसी आए उसके तुरंत बाद ही गांधी जी ने ब्रिटिश प्रणालियों की काफ़ी प्रशंसा की। उनका मानना था कि जो ब्रिटिश संविधान है वो बहुत अच्छा है, न्यायपूर्ण है, बस भारत में ब्रिटिश अधिकारी इसका सही पालन नहीं कर रहे। उनका ऐसा मानना था कि अच्छा है, लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी है ना वही पालन नहीं कर रहे इंडिया में। लेकिन जैसे उन्होंने जलियांवाला बाग और जो रिजल्ट एक्ट है 1919 का, ठीक है, उसको जब देखा तो फिर उनका जो भ्रम था वो टूट गया, ठीक है। गांधी द्वारा गांव और शहरों में थे, अब गांधी जी क्या बोलते, गांव को उन्होंने भारत की आत्मा कहा, क्योंकि उन्होंने, गांधी जी जो थे वो गांव को प्राकृतिक जीवन, सादगी, सच्चाई और आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानते थे। शहर को क्या बोलते थे, शहरों को लालच, भौतिकवाद और ग्रामीण भारत के शोषण का प्रतीक मानते थे। उनका ये मत था कि भारत का विकास शहरों से नहीं बल्कि गाँव के विकास से संभव है। ग्राम स्वराज की भावना तभी तो दी थी उन्होंने। नागरिकता पर गांधी जी का जो विचार है वो क्या है, ठीक है, उसका आकलन करना है यहाँ पे। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में नागरिकता को मुख्य रूप से राज्यों द्वारा दिए गए जो अधिकार है उसमें देखा जाता है। तो गांधी जी का जो नागरिकता सिद्धांत था वो पश्चिमी दृष्टिकोण से अलग था, वो पूरी तरह से कर्तव्य, उन्होंने ये बोला कि अगर हम अपने कर्तव्यों को ढंग से निभाएंगे ना तो जो हमारे अधिकार है उसकी रक्षा अपने आप ही हो जाएगी। तो अधिकार की बजाय इन्होंने कर्तव्यों पर बल दिया था गांधी जी ने, ठीक है, और इन्होंने सक्रिय और नैतिक नागरिकता की बात की। गांधी जी के अनुसार ये था कि अच्छा नागरिक वो नहीं है जो केवल कानून का पालन है उससे डर करे, बल्कि सच्चा नागरिक वो है जो नैतिक रूप से जागरूक है। मतलब अवेयरनेस की बात यहाँ पे की गई थी कि जो जागरूक हो और न्यायपूर्ण जो कानून है उसका क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की साहस रखता हो, वही नागरिक अच्छा है। इन्होंने विश्व नागरिकता की बात की। इन्होंने कहा कि जो नागरिक केवल एक देश तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि ये जो है
सभी कंट्रियों से कनेक्ट होता है, उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है, सभी से मिलजुल के रहना चाहिए, मानवता की जो कल्याण की बात है उस पर इन्होंने फोकस किया था। इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम पे विश्वास रखते थे कि जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, एक परिवार है। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी की भारत एक राष्ट्र के रूप में धारणा और राष्ट्रवाद की अवधारणा, इसकी व्याख्या करना। गांधी जी का राष्ट्रवाद आक्रामक और संकीर्ण या विस्तारवादी नहीं था बिल्कुल। ये पूर्ण रूप से जो आध्यात्मिक है उस पर था, ठीक है, सहिष्णुता पे था, सबुद्दे मतलब सबका कल्याण उस पे था। अब यहाँ पे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करें तो जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है मुख्य रूप से भाषा, भूगोल, नस्ल पे आधारित था। इसके विपरीत जो थे गांधी जी क्या मानते थे, गांधी जी मानते कि राष्ट्रीयता उसकी संस्कृति और आध्यात्मिक एकता में निहित है, जो अनेकता में जश्न मनाती है। समावेशी, अब उनका जो राष्ट्रवाद था वो किसी एक धर्म या विशेष वर्ग के लिए नहीं था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको वो इक्वल लेकर चलता था। यहाँ तक सबसे जो निचले पायदान पे कौन था, हरिजन, उनको भी उन्होंने समान ही रखा था और उन्हें तो ईश्वर के बच्चे भी कहा। गांधी जी अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोधी नहीं थे, बल्कि उनका ये कहना था कि अपने घर के चारों ओर दीवार नहीं खड़ा करना चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो सभी देश की जो संस्कृति है वो मेरे घर के चारों ओर से आज़ादी से रहे। उनका स्वतंत्र भारत विश्व शांति में अपना योगदान के लिए ही था। गांधी जी ने साध्य साधन को उचित ठहराता है, इस विचार को क्यों खारिज किया गया। देखो मैकावली और जो कार्ल मार्क्स से विचार है तो उनका ये मानना था कि अगर हमारा लक्ष्य सही है ना तो उसके पाने का जो तरीका है चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो हिंसक हो या नैतिक हो, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, बस जायज़ होना चाहिए। तो गांधी जी जो थे इस सिद्धांत और जो इनके जो ये विचार थे, सिद्धांत है, इसका इन्होंने कड़ा विरोध किया था। कहा नहीं, उन्होंने कहा कि पहला तो उन्होंने कहा बीज और वृक्ष का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम बीज अच्छी तरह से बोएंगे, ठीक है, तो जो उसका फल होगा वैसा ही होगा। तो जैसा बीज हम बोएंगे उसी तरीके से उसका फल होगा। अगर हमने अच्छे बीज बोए तो हमारा जो फल होगा वैसा ही अच्छा ही होगा, ठीक है। तो हिंसक साधनों से कभी भी शांतिपूर्ण समाज की स्थापना हो ही नहीं सकती। एंड साधनों पर हमारा नियंत्रण, उन्होंने कहा कि साध्य भविष्य में है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन साधन जो है वो हमारे हाथ में है। साधनों को हम पवित्र रखेंगे, देखो साध्य जो है वो तो हमारा क्या है, भविष्य में, रिजल्ट कैसा आएगा नहीं पता हमें, लेकिन जो हमारा साधन है वो तो पवित्र होना चाहिए ना, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम उसको पवित्र रखेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है वो भी ऑटोमेटिक पवित्र हो जाएगा, अच्छा ही आएगा। अब सत्याग्रह का जो आधार था उनका यही था कि भारत की जो आज़ादी है मतलब साध्य है वो प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया था, हिंसा के प्रति उन्होंने सत्य और हिंसा का मार्ग चुना था, है ना। तो देखा हुआ आपने सुना भी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में आपने पढ़ा भी होगा कि गांधी जी हर जगह जो भी आंदोलन उन्होंने सत्य के बल पे किया, उन्होंने अहिंसा के बल पे किया। गांधी द्वारा रेखांकित आध्यात्मिक और सत्य राजनीतिक सत्ता के बीच का संबंध विस्तार पूर्वक आपको बताना है। और इन्होंने क्या कहा कि इनके अनुसार जो सत्ता है, सत्ता को सत्य के संदर्भ में समझना चाहिए। अब सत्ता और सत्य का जो संबंध है वो कैसे, जो राजनीति है, ठीक है, राजनीति को धर्म से अलग नहीं मानते। कौन, गांधी जी। उनके लिए क्या है, सत्य ही ईश्वर है। कोई भी राजनीतिक सत्ता जो है चाहे असत्य, छल, बल प्रयोग पे आधारित है, वो क्या है, नाजायज है, वो सही नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। राज्य क्या है, एक आत्मरहित मशीन है, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि उसके अंदर आत्मा नहीं है। आधुनिक राज्य की सत्ता को सबकी नज़र से देखते हैं क्योंकि पुलिस और सेना के बल पे काम करती है। और ये भी कहा जाता है कि इनके पास सैन्य शक्ति होती है, हिंसा करते हैं या हिंसा को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है, आत्मरहित मशीन है। सत्ता का नैतिक आधार, गांधी जी का मानना था कि सत्ता ऊपर से थोपी हुई नहीं होनी चाहिए। सच्ची सत्ता वही है जो लोगों के दिल पे राज करे, जो सेवा पर आधारित हो, ना कि शोषण पे। राम राज्य, ग्राम स्वराज की स्थापना, ठीक है, यही सब की बात इन्होंने की, ये उदाहरण हम देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक राष्ट्र सामाजिक आर्थिक स्थिति पर उपनिवेशवाद और समाजवाद का जो विस्तार है उसको आपको बताना है कि कैसे यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब जो ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने कैसे भारत के जो कच्चे माल है उसको सप्लाई किया और विदेशों में वो लेके चले गए और जिससे हमारा जो रिसोर्सेज था वो बहुत ज़्यादा गया। और पता है इसको ड्रेन ऑफ थ्योरी भी कहते हैं, इसको ड्रेन ऑफ, दादा भाई नेहरूजी ने दिया था, हाँ शायद उन्होंने दिया था ये थ्योरी कि यहाँ के जितने भी संसाधन है उसको ले गए थे, जैसे बिल्कुल बहाव हो गया था, है ना। इसलिए इसको आर्थिक शोषण भी बोला जाता है, ड्रेन ऑफ द वेल्थ भी बोला जाता है। कुटीर उद्योग का विनाश, यहाँ पे कि जो छोटे छोटे उद्योग थे उसका भी क्या हुआ, नष्ट कर दिया क्योंकि बड़े बड़े मशीन आ गए थे, है ना। तो यहाँ पे भयानक बेरोजगारी हुई, अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव क्या पड़ा इस पर, साम्राज्यवाद ने केवल अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि जो भारतीय आत्मविश्वास है उसको भी तोड़ डाला था। जो पश्चिमी शिक्षा है, जीवन शैली, ये सारी चीज़ें इंडिया पे थोपी गई थी और इसको मानसिक रूप से गुलाम बना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, आर्थिक समानता को अहिंसा और स्वतंत्रता के आधार के रूप में क्यों देखा गांधी जी ने। तो यहाँ पे इसलिए देखा क्योंकि इसका जो मूल कारण है वो है असमानता। एक तरफ अमीर है, एक तरफ कोई गरीब है, तो जो समाज हो कभी भी उसमें समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती क्योंकि जो असमानता है वो हिंसा को जन्म देती है। सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता जो है जब तक समाज में अंतिम व्यक्ति को
पेट भर भोजन नहीं मिलेगा, बेसिक नीड उसका फुलफिल नहीं होगा, आत्मजनक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि वो स्वतंत्र है। क्या मतलब है वहाँ पे आज़ादी का? ठीक है, ट्रस्टशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया, जैसे कि इन्होंने समानता लाने के लिए उन्होंने मार्क्सवाद, पूंजीपति जो हिंसक रूप से जो ख़त्म करने की वकालत की थी, उन्होंने इस बात की, जो ये लोग थे इन्होंने बात की थी कि हिंसक तरीके से हम करेंगे, तो इसकी बजाय इन्होंने कहा कि नहीं, अमीरों को अपनी अतिरिक्त संपत्ति का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो ट्रस्ट के लिए भी रखना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए रखना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था और देखा कि जो गांधी जी है वो उनको ख़त्म करना नहीं चाहते, वो बस उनका हृदय परिवर्तन करना चाहते थे ताकि वो जन कल्याण के लिए वो कार्य कर सकें। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके शॉर्ट नोट है। ठीक है, कि सत्याग्रह परमाणु हथियार के युग में क्या है, इसको आप पढ़ लेना। ओके, इसकी PDF चाहिए तो देखो टेलीग्राम तो अभी चल नहीं रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो मैसेज, ठीक है, और वहाँ से आप PDF ले लेना। ओके, एंड मैं ना इसके जो PDF है इसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं इसका लिंक अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अभी कुछ इशूज़ चल रहे हैं, जैसे आपका नीट का पेपर चल रहा है, तो जिस वजह से टेलीग्राम कुछ टाइम के लिए बैन किया गया, हालांकि चल रहे VPN यूज करके, बट कोई नहीं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही डाउनलोड कर सकते हो PDF। ओके।